सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के लेक्चर में हम अम्ल व क्षार की अवधारणाएं पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत अम्ल व क्षार की 3 अवधारणाएं रहती हैं। अम्ल व क्षार को कैसे परिभाषित किया जाता है, अम्ल व क्षार को परिभाषित करने के लिए 3 अलग अलग अवधारणाएं हैं। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे अम्ल व क्षार को परिभाषित करने वाली 3 अलग अलग धारणाएं हैं। अम्ल व क्षार को परिभाषित करने के लिए समय समय पर सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, सिद्धांत या थ्योरीज, सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। ये जो स्टूडेंट सिद्धांत थे ये मुख्यतः 3 प्रकार से मिलते हैं। सबसे पहला सिद्धांत मिलता है आरेनियस की अवधारणा के रूप में, आरेनियस की अवधारणा। दूसरी अवधारणा रहती है ब्रांस्टेड-लोरी की अवधारणा, ब्रांस्टेड-लोरी की अवधारणा, ब्रांस्टेड-लोरी की अवधारणा। और इसमें तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा रहती है लुईस संकल्पना, लुईस संकल्पना। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम आरेनियस अवधारणा के बारे में बात करेंगे और ब्रांस्टेड-लोरी की अवधारणा के बारे में बात करेंगे, और जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लुईस संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरेनियस संकल्पना की। आरेनियस संकल्पना। अकॉर्डिंग टू आरेनियस एसिड क्या होते हैं, यानी कि अम्ल क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू आरेनियस बेस क्या होते हैं, यानी कि क्षार क्या होते हैं। इसको आप देख लीजिए। आरेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर, जलीय विलयन में आयनित होकर H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। जो जलीय विलयन में आयनित होकर H+ आयन देगा, अकॉर्डिंग टू आरेनियस वो अम्ल होगा। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर जलीय विलयन में आयनित होकर OH- आयन देते हैं, उन पदार्थों को स्टूडेंट्स हम कह देते हैं क्षार। सीधा सा फंडा बताया था आरेनियस ने, कोई ज़्यादा इसमें माथापच्ची वाली बात नहीं है। जलीय विलयन याद रखना है, पदार्थ का कैसा विलयन याद रखना है, पदार्थ का एक्वाटिक सॉल्यूशन याद रखना है।
जैसे कि हमने लिखा NaOH, तो उसमें आपको लिख देना है एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब हुआ जलीय विलयन। यहां पे अगर आपको पूछा HCl का एक्वाटिक यानी कि जलीय विलयन, तो जलीय विलयन की यहां पे बात की जा रही है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कैसा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, अकॉर्डिंग टू आरएनएस वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, अकॉर्डिंग टू आरएनएस हम उसको कहेंगे क्षार। बेस कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। थोड़ा सा आगे हम समझ लेते हैं कि ये पदार्थ किस प्रकार से जल में आयनित होकर H+ और OH- आयन देते हैं। कुछ हम अम्लों को लिख देते हैं। सबसे पहले हम कुछ एसिड की बात करेंगे। अम्लों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है। इसके अतिरिक्त होता है H2CO3 जिसको कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, एसिड हैं, जिसको हम अम्ल कहते हैं। अब देखना इसकी रिएक्शन को, इसका एक्वाटिक सॉल्यूशन, इसका एक्वाटिक सॉल्यूशन, इसका एक्वाटिक सॉल्यूशन, सभी का जलीय विलयन लेना है। सभी का एक्वाटिक सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन लेना है। मैंने कहा था वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर H+ आयन देते हैं, अकॉर्डिंग टू आरएनएस अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम इसी बात को आगे जारी रखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में डाला यानी कि इसका एक्वाटिक सॉल्यूशन लिया, एक बनेगा H+ आयन और दूसरा बनेगा Cl- आयन। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे दूसरा अम्ल H2SO4 है, एक बना 2H+ आयन, एक बना SO4 आयन। HNO3 के अंदर एक बना H+ आयन और एक बना NO3- आयन। इसके अंदर बना H+ आयन और इसके साथ में बना CH3COO- आयन और इसके अंदर बना H+ आयन व HCO3- आयन। आप स्टूडेंट्स एक चीज को नोट कर रहे होंगे जिसको मैं हाईलाइट करवा देता हूं। यहां पे H+ आयन है, यहां पे H+ आयन है, यहां पे H+ आयन, यहां पे H+ आयन, यहां पे भी H+ आयन। तो ये वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर कैसा आयन दे रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं कि नहीं। और जब H+ आयन देते हैं स्टूडेंट्स, हम कहते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। किसके अनुसार, आरएनएस के अनुसार। किसके अनुसार, आरएनएस के अनुसार। आरएनएस के अनुसार उन्हीं पदार्थों को अम्ल साबित किया जा सकता है या उसको अम्ल क्लियरिफाई किया जा सकता है जिसके अंदर H+ आयन हो, जिसके अंदर H+ आयन प्रेजेंट हो, उपस्थित हो। अगर H+ आयन उपस्थित ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो अम्ल है, हम उसको नहीं बता सकते कि वो अम्ल है। इसलिए जिन अम्लों के अंदर H+ आयन होगा हम केवल उन्हीं अम्लों को बता सकते हैं कि वो आरएनएस के अनुसार अम्ल होंगे। यहां पर एक और मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है, एक और मुख्य बात जिसको मैं आपको समझाना चाहूंगा, वो भी स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखनी है कि यहां पे जो ये H+ आयन बना है, क्या बना है, ये जो H+ आयन बना है, ये H+ आयन, ये H+ आयन, H+ आयन, H+ आयन, H+ आयन, H+ आयन, ये H+ आयन
स्वतंत्र अवस्था में जल में नहीं रह सकता, जल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता है। इसलिए यहां पर जो ये आयन है हाइड्रोजन आयन, जो कि जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, किसके साथ में? ये एक बीकर है फॉर एग्जाम्पल, इस बीकर के अंदर जल भरा हुआ है, इसके अंदर हमने एसिड डाला, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? इसके अंदर हमने डाल दिया एसिड। और जब ये एसिड इस जल के साथ, जब इस एसिड का जलीय विलयन बनेगा, इस एसिड का जब जलीय विलयन बनेगा तो जलीय विलयन में एसिड का आयनन होगा और आयनन के परिणाम स्वरूप H+ आयन बनेंगे और इसके अंदर पहले से क्या मौजूद है? जल मौजूद है। तो H+ आयन किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा? जल के साथ, यानी कि H2O के साथ में अभिक्रिया कर लेगा। और जब यह H+ H2O के साथ में अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन है जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एक नया आयन बनता है H3O+ आयन, एक नया आयन हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। वापस से समझ लीजिए कि जब किसी अम्ल को जल के अंदर डाला जाता है तो अम्ल का स्टूडेंट्स क्या बन जाता है? तो अम्ल का जलीय विलयन बन जाता है और ये अम्ल इस जल के अंदर आयनित हो जाता है, जैसे कि H+Cl-, 2H+SO4 H+NO3-, H+CH3CO-, H+HCO3-। इस प्रकार से वो जल में क्या हो जाएगा? आयनित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये H+ वाली सीरीज हैं, ये विद्यार्थियों जल के अंदर लंबे समय तक स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती, इसलिए ये क्या करेगी? ये इस जल के साथ अभिक्रिया करेगी, यानी कि H+ आयन जल के साथ में अभिक्रिया कर लेता है और एक नया आयन हाइड्रोनियम आयन H3O+ का निर्माण हो जाता है। तो एक छोटी सी प्रोसेस थी हाइड्रोनियम आयन के निर्माण की। इस आयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अब अम्ल के अंदर थोड़ी सी और हम गहराई से बात करते हैं, थोड़ा और हम इसमें गहराई में जाते हैं। यहाँ पर आपने किस किस की बात कर ली? पहले आपने बात कर ली कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर H+ आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं। उसके बाद आपने विभिन्न प्रकार के अम्लों के उदाहरण लिए। उसके बाद में आपने समझा कि ये H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, जो कि बाद में किस में तब्दील हो जाता है? H3O+ में तब्दील हो जाता है। अब जो हमने अम्ल लिए थे विद्यार्थियों, इस अम्लों को हम दो पार्ट्स के अंदर बांट देते हैं। एक तो होता है प्रबल अम्ल, और एक होता है स्टूडेंट्स दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इनको भी परिभाषित कर लेते हैं। आरएनएस के अनुसार प्रबल अम्ल वे अम्ल हैं जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं। जैसे कि शुरुआती मैंने 3 अम्ल लिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल, जो कि आयनित होते हैं H+Cl- में, 2H+SO4 में, H+NO3- के। ये शुरुआती जो मैंने स्टूडेंट्स 3 अम्ल लिए हैं, ये प्रबल अम्ल हैं जो कि जल में पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं। इसलिए ये वाले क्या हो जाएंगे? प्रबल हो जाएंगे, जिनका पूर्ण आयनन होता है, जिनका पूर्ण आयनन होता है। और जिनका पूर्ण आयनन नहीं होता है, अपूर्ण आयनन होता है, पूर्ण आयनन नहीं होता है, उसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कि CH3COH और H2CO3, ये दोनों अम्ल कैसे हो जाएंगे? ये दोनों अम्ल दुर्बल अम्ल की श्रेणी में रखे जाएंगे।
तो अम्ल की बात हम यहाँ तक खत्म कर लेंगे। सबसे पहले बात की हमने अम्ल की, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद हमने बात की अम्लों की जो कि H+ आयन देते हैं। इसके बाद हमने बात की H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जो कि जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा आयन बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। इसके बाद हमने बात की जो अम्ल होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल का मतलब है जिनका जल में पूरी तरीके से पूर्ण आयनन होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जिनका जलीय विलयन में पूरी तरीके से आयनित नहीं होता, और जब पूरी तरीके से आयनन नहीं होता मीन्स हम कहेंगे वो दुर्बल अम्ल है, जैसे कि एसिटिक अम्ल व कार्बोनिक अम्ल। आगे हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों क्षारों के बारे में। क्षारों के बारे में बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आरएनएस वे पदार्थ क्षार होते हैं जो OH- आयन देते हैं। अब OH- आयन देने वाले कुछ पदार्थों को हम लिख देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के लिए हम उदाहरण लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा NaOH, हमने यहाँ पे लिखा KOH, लिख दिया CaOH2, लिख दिया MgOH2। ये हमने कुछ क्षारों के नाम लिख दिए, सूत्र लिख दिए। कुछ क्षारों के क्या लिख दिए, सूत्र लिख दिए। NaOH, KOH, CaOH2, MgOH2। अब जब इसको जल में डाला जाता है यानी कि इसका कैसा विलयन हो जाएगा, जलीय विलयन, एक्वाटिक फॉर्म हो जाएगा, जलीय विलयन हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में डाला जाता है तो इसका आयनन हो जाता है Na+ के अंदर व OH- के अंदर। KOH को जब जल में डाला जाता है इसका आयनन हो जाता है K+ के अंदर, OH- के अंदर। CaOH2 का होल 2 को जब जल में डाला जाता है तो बन जाता है Ca2+ + 2OH-। MgOH2 का होल 2 को जब जल में डाला जाता है तो बन जाता है Mg2+ + 2OH-। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि प्रत्येक के अंदर OH- आयन क्रिएट हो रहा है। OH- आयन के बनने का मतलब है आरएनएस के अनुसार ये क्या है, आरएनएस के अनुसार ये विद्यार्थियों क्षार है। आरएनएस के अनुसार ये क्या है, क्षार है। अब क्षार को भी हम उसी प्रकार से दो भागों में बांट देते हैं, एक प्रबल के अंदर और एक दुर्बल के अंदर। प्रबल का मतलब है जिसका पूरी तरीके से आयनन हो जाता है, और दुर्बल का मतलब जिसका पूरी तरीके से आयनन नहीं होता है। वही बात करेंगे जो हमने अम्ल के अंदर की थी। अब थोड़ा सा मिक्सर अध्ययन कर लेते हैं अम्ल व क्षार का। एक हम बात करते हैं अम्ल की और दूसरी हम बात करते हैं क्षार की। यानी कि अम्ल व क्षार को जब मिलाया जाता है तो आरएनएस के अनुसार लवण का निर्माण होता है, साथ में जल का निर्माण होता है और साथ में ऊष्माक का परित्याग होता है। ये भी किसने बता दिया था, आरएनएस ने बता दिया था कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, जल बनेगा, साथ में ऊष्मा निकलेगी। इस अभिक्रिया को उन्होंने कहा था उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा था। उदासीनीकरण इसलिए क्योंकि अम्ल क्षार में जाकर अपने गुण खो देता है, क्षार अम्ल में जाकर अपने गुण खो देता है, उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, लवण का निर्माण करते हैं और साथ में ऊष्मा निकलती है। इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। उदासीनीकरण इस अभिक्रिया इसलिए क्योंकि ये दोनों आपस में न्यूट्रल हो रहे हैं, अम्ल क्षार में मिलकर अपने अपने गुण खो रहे हैं, लवण का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। और दूसरी बात करें हम, इसके अंदर ऊष्मा का परित्याग होता है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये ऑल ओवर हमने स्टूडेंट्स बात की आरएनएस संकल्पना की, आरएनएस अवधारणा की। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ब्रांस्टेड-लॉरी अवधारणा की।
ब्रांस्टेड लॉरी अवधारणा। बिल्कुल एक लाइन के अंदर आप इसको याद रख सकते हैं। देने वाले वैज्ञानिक दो थे, एक का नाम था जोहान्स ब्रांस्टेड, एक का नाम था जोहान्स ब्रांस्टेड, दूसरे का नाम था थॉमस एम लॉरी, थॉमस एम लॉरी। एक था डेनिस का, एक था डेनिस का, दूसरा था अंग्रेज। इन्होंने काम किया 1874 से लेके 1936 तक। इस कार्यकाल के अंदर उन्होंने कौन सी अवधारणा दी? ब्रांस्टेड लॉरी अवधारणा दे दी। अब इस ब्रांस्टेड लॉरी अवधारणा के अंदर ब्रांस्टेड लॉरी ने कहा क्या था? इन्होंने अम्ल किसको कहा और इन्होंने क्षार किसको कहा? इन्होंने अम्ल उन पदार्थों को कहा जो प्रोटॉन का दान करते हैं, प्रोटॉन दान करते हैं, प्रोटॉन दान करते हैं, इसका मतलब वो अम्ल होंगे अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लॉरी। और क्षार उन्होंने कहा उन पदार्थों को जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, यानी कि प्रोटॉन ग्राही होते हैं, उनको उन्होंने क्या कह दिया? क्षार कह दिया। वापस फ्रेंड्स देखिएगा, उन्होंने प्रोटॉन दाता को तो क्या कह दिया? उन्होंने प्रोटॉन दाता को तो कह दिया अम्ल, और प्रोटॉन ग्राही को उन्होंने कह दिया क्षार। अब इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहां पे ब्रांस्टेड लॉरी ने अम्ल व क्षार के साथ साथ में, अम्ल व क्षार के साथ साथ में संयुग्मी क्षार व संयुग्मी क्षार व संयुग्मी अम्ल की अवधारणा भी प्रस्तुत की, व संयुग्मी अम्ल की अवधारणा भी प्रस्तुत की। यानी कि अम्ल जो होते हैं स्टूडेंट्स, वे अपने संगत किसका निर्माण करेंगे? संयुग्मी क्षार का निर्माण करेंगे। क्षार अपने संगत किसका निर्माण करेंगे? संयुग्मी अम्ल का निर्माण करेंगे। अब आप कुछ उदाहरण के द्वारा, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं इनको। मैंने उदाहरण लिया H2O प्लस NH3, इन दोनों को हमने मिलाया, इनकी अभिक्रिया कराई, तो एक बन गया स्टूडेंट्स NH4 प्लस और एक बन गया OH माइनस। अब इसमें आप क्या समझे, आपको इसमें क्या समझ में आया वो मेरे को आप बताओ। देखिए यहां पर ये H2O था, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं HOH। यहां पे केवल OH बचा, केवल OH बचा। एक हाइड्रोजन था जो कि इसके साथ में जुड़ गया और क्या बन गया? NH4 प्लस बन गया। यानी कि देने वाला कौन? देने वाला ये जल, H2O देने वाला, ये है प्रोटॉन दाता, ये है प्रोटॉन दाता। यानी कि देने वाला कौन है? जल है। किसको दे रहा है? प्रोटॉन अमोनिया को दे रहा है। किसको दे रहा है? अमोनिया को दे रहा है। अमोनिया क्या है? प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला। ग्रहण करने वाले का मतलब है प्रोटॉन ग्राही है। अब देखो, अब समझो, प्रोटॉन जो दान करता है अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लॉरी अम्ल कहलाता है। तो हम यहाँ पे अम्ल किसको कह देंगे? हम अम्ल कह देंगे भाई जल को, ये भाई अम्ल है। और जो ले रहा है उसको तो हम क्षार कह देंगे, और जो संगत होगा वो इसके उल्टा होगा। अम्ल क्या बना रहा है? अपने संगत क्या बना रहा है? OH माइनस बना रहा है, यानी कि ये क्या होगा? संयुग्मी क्षार ही होगा, ये संयुग्मी क्षार होगा।
और जो यहाँ पर ये क्षार है ये सब अपने संगत क्या बनाएगा, संयुग्मी अम्ल का निर्माण करेगा, जो कि मैं पहले यहाँ पे बता चुका हूं कि अम्ल अपने संगत संयुग्मी क्षार बनाएगा और क्षार अपने संगत संयुग्मी अम्ल बनाएगा। इसको हम एक और अभिक्रिया के द्वारा आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा HCl प्लस हमने लिखा H2O। ये जब रिएक्शन करते हैं तो इसमें एक बनेगा H3O प्लस और एक बनेगा Cl माइनस। ठीक है, वही पुरानी बात है लेकिन कुछ नयापन है, क्योंकि पदार्थ हमने एक नया लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए यहाँ पे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H है और Cl है, H है और Cl है, लेकिन यहाँ पर तो केवल Cl माइनस ही है, यानी कि देने वाला कौन है, ये HCl है। HCl से एक H प्लस आयन किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, यानी कि ये तो हो गया दाता। दाता का मतलब ये तो अम्ल हो गया भाई, सीधी सी बात है, ये अम्ल हो गया। ये ग्रहण कर रहा है क्योंकि H3O प्लस बन रहा है, ये सीधी सी बात है ग्राही हो गया। ग्राही का मतलब है ये क्या हो गया, क्षार हो गया। अब संगत की बात करते हैं, संगत इसके संगत ये बन रहा है, इसके संगत ये बन रहा है। अम्ल अपने संगत क्या बनाता है, संयुग्मी क्षार बनाता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे संयुग्मी क्षार हो जाएगा, संयुग्मी क्षार हो जाएगा। और जो विद्यार्थियों क्षार होता है और अपने संगत क्या बनाता है, अपने संगत बनाता है संयुग्मी अम्ल, तो यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे ये हो जाएगा संयुग्मी अम्ल। तो ऑल ओवर स्टूडेंट्स हमने बात कर ली आरएनए अवधारणा की, हमने बात कर ली ब्रांस्टेड-लॉरी सिद्धांत की। इसके आगे जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम समझेंगे लुईस संकल्पना को। अगर यहां से आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा ना। लगातार आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।